दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? मजे में? ठीक है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए जीएस के प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और आप लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। जीडीसी की भी वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, लेकिन इस बीच थोड़ी सी हमारी रेगुलरिटी खराब हो गई है, आपको रेगुलर वीडियो नहीं मिल पा रही है। लेकिन धैर्य रखिए, 2-4 दिन की और बात है, उसके बाद आपको नियमित रूप से वीडियो मिलने लगेगी। ठीक है, आज के जीएस के प्रश्नों में हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह लगभग जो हमारा सिलेबस है, इसकी समाप्ति की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से आधुनिक इतिहास को खत्म कर देंगे, इसके बाद एक-एक करके और चीज़ों को लेकर आएँगे। थोड़ा-सा रेगुलर हो जाते तो मज़ा आ जाती, लेकिन व्यस्तता बहुत अधिक है। 2-4 दिन और काट लीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। लेकिन जो पिछली वीडियो हमने बताई थी मॉडर्न हिस्ट्री की, उससे संबंधित 2 प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। आज के क्विज के प्रश्नों को पूछते हैं। ठीक है? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और उससे जुड़े रहिए, उसके प्रश्नों को आप नोट भी किया करिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपको सीधे-सीधे मिल सकते हैं। ठीक है ना? तो पढ़ते रहिए। चलिए, आज का जो क्विज का पहला प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। देखिए, क्विज का पहला प्रश्न है। क्विज का पहला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? भारत में नियमित जनगणना भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? किसके कार्यकाल में हुई? इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल से हुई है या किसके कार्यकाल में हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए ऑप्शन ए है लॉर्ड मेयो के काल में। देखिए मेयो के काल में। बी ऑप्शन है रिपन के काल में। सी ऑप्शन है लिटन के काल में। और डी ऑप्शन है डफरिन के काल में। एक मित्र ने कमेंट किया है कि इन लोगों को सर या लॉर्ड न बोला करिए, लेकिन क्या करूं मित्र, यही लिखा गया हमारी किताबों में, तो क्या करें, कहना तो पड़ता ही है। ठीक है, डी डफरिन के काल में। ठीक है, तो बताइए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, आज के दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2 है, सिक्किम का भारत में विलय किसके कार्यकाल में हुआ? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही में पूछा गया था किसी परीक्षा में। सिक्किम का भारत में विलय किसके कार्यकाल में हुआ? आपको बताना है कि सिक्किम का भारत में विलय किसके कार्यकाल में हुआ। ठीक है, किसके कार्यकाल में हुआ? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ऑप्शन सी है डलहौजी। और ऑप्शन डी है ऑकलैंड। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसके कार्यकाल में सिक्किम का भारत में विलय हुआ। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हाल ही में ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसके भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और इन दोनों प्रश्नों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जीएस में दोबारा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है। ठीक है ना? तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब आप दीजिए, उसके बाद वीडियो पूरा आपके ही लिए है, आप देखिए इसको। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ठीक है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है लॉर्ड रीडिंग। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, तो जल्दी से अपने ऑप्शन हमें कमेंट करिए जो आपके आंसर हो। हाँ, तो देखिए भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक है ना? लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा इन्हें, यह प्रश्न पूछा जाता है। और इसका जो कार्यकाल था लॉर्ड रीडिंग का, कब था? तो इसका कार्यकाल था 1921 से लेकर के 1926। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग का जो कार्यकाल था वह 1921 से लेकर के 1926 तक था। इसके समय में जो प्रमुख घटनाएं हुई थी उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, चूंकि यह यहूदी था और इसके समय में जो घटनाएं हुई,
तो एक हुआ चौरी चौरा कांड, ठीक है, आप जानते हैं चौरी चौरा कांड के बारे में। चौरी चौरा कांड हुआ किसके समय में? उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है ना। चौरी चौरा कांड हुआ, कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था इसके समय में वह था स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है। क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का गठन। जानते हैं जब चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी को जब असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया तो बहुत से नेताओं में आक्रोश आया, ठीक है ना। अब उसमें 2 नेता और थे, एक थे सीआर दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने मिल करके क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन किया। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को। कब हुआ? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन हुआ। और इसको गठित करता कौन थे? इसको गठन करने वाले ये थे सीआर दास, देश बंधु चितरंजन दास कहते हैं इन्हें, याद रखिएगा, सीआर दास या चितरंजन दास कर देते हैं, ठीक है ना, चितरंजन दास और दूसरे थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक। ये पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सीआर दास ने, और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। अब देखिए, लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था और इसके समय में 2 घटनाएं प्रमुख रूप से हुई। एक हुआ चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को, और दूसरा हुआ स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था रौलट एक्ट, जिसकी वजह से सारी समस्याएं हुई। रौलट एक्ट को इसी में समाप्त भी किया गया, ठीक है। रौलट एक्ट का निरसन या इसको समाप्त किया गया, ठीक है। तो यह भी इसी के कार्यकाल में हुआ, ठीक है ना, तो इस बात को याद रखिएगा। रौलट एक्ट भी 1922 में ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, तो इसे भी याद रखिएगा। रौलट एक्ट का निरसन हुआ 1922 में, रौलट एक्ट को 1922 में ही समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक प्रश्न में हमने आपको 3-4 प्रश्न बता दिए, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आज का दूसरा प्रश्न है पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह पुस्तक किसने लिखी है? हजारों बार यह पुस्तक आपके सामने से गुजरी होगी, यह नाम गुजरा होगा, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए है अमर्त्य कुमार सेन ने, ऑप्शन बी है रमेश चंद्र दत्त ने, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी ने। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह लिखी है दादा भाई नौरोजी ने, और यह बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। इसे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि यह पुस्तक किसी भी परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, ठीक है ना, रेगुलर, ठीक है ना। देखिए, विभिन्न आयोगों द्वारा इस प्रश्न को इतनी बार पूछ लिया गया है कि अब इसमें संशोधन कर दिया गया है, ठीक है ना। संशोधन क्या कर दिया गया है कि अभी हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष लिखी थी, ठीक है ना। हाल ही में एक परीक्षा में पूछा गया था कि यह पुस्तक किस वर्ष लिखी गई थी, ठीक है ना। आप परीक्षाओं से जुड़े होंगे तो जानते होंगे, इसके बारे में पूछा गया था कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष लिखी थी। तो देखिए, इसके लिखे जाने का जो वर्ष है वो क्या है? 1901 ईस्वी में इसे लिखा गया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा 1901 ईस्वी में इसे लिखा गया था, और इसी में दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले यह बताया था कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन के कारण, किसके कारण, किस प्रकार ब्रिटिश शासन के कारण भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। भारत आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, यह इसी बुक में इन्होंने बताया था। साथ ही इसी बुक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी दिया था। क्या दिया था? ड्रेन थ्योरी, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया था, ड्रेन थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया था किस प्रकार भारत की संपत्ति और संसाधन ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं। इससे क्या बताया था कि किस प्रकार भारत की संपत्ति और संसाधन, किस प्रकार भारत की संपत्ति और संसाधन ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, ठीक है ना, ब्रिटेन भेजे जा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। ड्रेन थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया कि इस प्रकार उपहार के द्वारा, वेतन के द्वारा, निवेश के माध्यम से जो भारत की संपत्तियां हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या क्या दिया, उपहार के द्वारा,
निवेश, व्यापार, वेतन इत्यादि के द्वारा किस प्रकार भारत से जो धन है वह ब्रिटेन भेजा जा रहा है। ठीक है ना। एक चीज और खास बात रही कि इन्होंने अपनी इसी बुक में भारतीयों की आय का भी जिक्र किया। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय का जिक्र किया। और इस बुक में उन्होंने कहा 1867-68 कितना 1867 और 68 के लिए उन्होंने एक आंकड़ा दिया और बताया कि इस समय प्रति व्यक्ति आय क्या थी। 1867-68 में उन्होंने बताया कि दादा भाई नौरोजी ने बताया कि 1867-68 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपया सालाना थी। ठीक है ना, 20 रुपया सालाना थी। किसकी आय? भारतीयों की आय। और किसकी? भारतीयों की आय। भारतीयों की आय, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक रूप से कमजोर होने का जो कारण बताया वह अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया। ठीक है ना। और इसी में इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दिया, साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना भी की थी। ठीक है ना। और यह जो है पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आजकल परीक्षाओं में यही पूछा जा रहा है, 1901 ईस्वी में। ठीक है ना। आप तैयार रहिए, यह प्रश्न आपके सामने आ सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है रानाडे, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है रामकृष्ण परमहंस। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से किसने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो देखिए ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ठीक है, ये जो पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? यह लिखी गई हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद के द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग एवं राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है ना। एक चीज तो आपको पता ही होगा, विश्व धर्म संसद कहाँ हुई थी? विश्व धर्म संसद 1893 में हुई थी, 1893 में। और ये कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। ठीक है, शिकागो में हुई थी। और जहां पे स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान का लोहा मनवाया था। ठीक है ना, शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। ठीक है, विवेकानंद ने, और पूरी दुनिया में अपने ज्ञान, भारत के ज्ञान का डंका बजा दिया था। ठीक है ना। तो विश्व धर्म संसद, या पूछा जाता है शिकागो में स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में कहाँ शामिल हुए? तो शिकागो में शामिल हुए। कब शामिल हुए? तो 1893 ईस्वी में शामिल हुए। ठीक है ना। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, जीएस के मतलब ऐसे प्रश्नों में है जिन्हें बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो 1893 में विश्व धर्म संसद शिकागो में हुई थी और जहां स्वामी विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में, कब? 1897 में, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है ना, स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है ना। अब इस मिशन की स्थापना हुई कहाँ थी? देखिए, तत्कालीन कलकत्ता, वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? कोलकाता कहते हैं। ठीक है, कोलकाता कहते हैं। और यहाँ एक मठ है जिसे कहते हैं बेलूर मठ। ठीक है, यही रामकृष्ण मिशन का कार्यालय है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मुख्यालय है बेलूर मठ। तो इसे याद रखिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है ना, बेलूर मठ इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। ठीक है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया या किया गया? ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन ए है सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी है सावित्रीबाई फूले, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसका है, किनके द्वारा व्यक्त किया गया, या इसको कह दीजिए कहा गया है, यह भी कह सकते हैं कहा गया है। ठीक है, जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए, यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कहा गया था सिस्टर निवेदिता के द्वारा। ठीक है ना, सिस्टर निवेदिता के द्वारा यह कहा गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है। ठीक है ना। अब देखिए, सिस्टर निवेदिता के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, बहुत रोचक है।
देखिए सिस्टर निवेदिता एक आयरिश लेडी थी। कौन थी? यह एक आयरिश लेडी थी, सिस्टर निवेदिता, ठीक है ना, याद रखिएगा, आयरिश लेडी थी सिस्टर निवेदिता। और यह जो है 1895 में विवेकानंद जी से लंदन में इनकी मुलाकात हुई। बाद में 1898 में ये भारत आ गई थी। और इनका वास्तविक नाम जो था वह था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। अब देखिए पूछा जा सकता है, ठीक है ना, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ये किसका नाम था? यह सिस्टर निवेदिता का असली नाम था, ठीक है ना। यह समाज सेवी थी, शिक्षिका थी, ठीक है ना। और यह भारत में सिर्फ विवेकानंद से प्रभावित होकर आई थी। और यह कौन थी? यह जो है विवेकानंद जी की शिष्या थी, विवेकानंद की शिष्या थी, विवेकानंद की शिष्या थी, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। यह भारत आ गई और भारत आने के बाद इन्होंने पूरा जीवन अपना भारत को समर्पित कर दिया। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे लेख लिखे, ठीक है ना। साथ ही अरविंद घोष और अन्य जो है स्वतंत्रता सेनानियों से इनकी लगातार बातचीत भी होती रही। बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष आदि लोगों से इनकी मुलाकात, बातचीत भी होती रही, ठीक है ना। और इन्होंने भारत के लिए बहुत काम किया। अंत में जो है इनकी मृत्यु भी भारत में हुई और इनकी मृत्यु 1911 में हुई, ठीक है ना। कब हुई? 1911 में दार्जिलिंग में इनकी डेथ हो गई। कहाँ हुई? दार्जिलिंग में। 1911 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक खास बात है, इनकी जो कब्र है यहाँ पे, उस पे एक लाइन लिखी है। उसी लाइन को बताने के लिए मैं इनके बारे में पूरा आपको बता रहा हूँ। पहले तो जानिए कि ये आयरिश लेडी थी, ठीक है। इनका असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, ठीक है ना। और विवेकानंद की शिष्या थी ये। और 1911 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई। एक लाइन और है इनके बारे में जो महत्वपूर्ण है, और वह लाइन है, इनकी कब्र पे लिखा है, हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता who gave her all to India। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ सिस्टर निवेदिता विश्राम कर रही हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। यह इनकी कब्र पे लिखा है, ठीक है ना। यहाँ सिस्टर निवेदिता विश्राम कर रही हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ भारत को समर्पित कर दिया। हियर रिपोजेस सिस्टर निवेदिता हु गेव हर ऑल टू इंडिया, ठीक है ना। ये उनकी कब्र पे लिखा है। और इन्हें सिस्टर निवेदिता का नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था, ठीक है ना। इन्होंने मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल से इनका नाम बदल करके सिस्टर निवेदिता कर दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो ऑप्शन ए है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी है महाराजा विभूति नारायण सिंह, ऑप्शन सी है लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो आपको बताना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था। तो जल्दी अपने आंसर बताएं। तो देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका शिलान्यास पूछा है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को, ठीक है, 4 फरवरी 1916 को। कौन सा दिन था? बसंत पंचमी का दिन, ठीक है, बसंत पंचमी का दिन। कमोवेश इस वर्ष भी शायद बसंत पंचमी 3 या 4 को ही है, ठीक है ना। तो 1916 के बाद इधर भी बसंत पंचमी का दिन 3 या 4 को ही पड़ रहा है, बीच में आया होगा, ठीक है ना। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वह लॉर्ड हार्डिंग ने किया था और यह 4 फरवरी 1916 के दिन, उस दिन बसंत पंचमी थी, ठीक है ना। तो 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने 4 फरवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन किया था, ठीक है ना। चलिए आज का छठा प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न है, अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आपको बताना है अनुद्योगीकरण का मतलब क्या होता है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है ना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। अनुद्योगीकरण का मतलब क्या होता है? अनुद्योगीकरण का मतलब होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है।
यह है अनुद्योगीकरण। आपको बताना है कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, और दूसरा कथन है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। तो अनुद्योगीकरण के संदर्भ में जो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। पहला कि यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है, और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। अब देखिए ये कैसे सही है। पहले तो जानिए कि 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा केवल उसे चीन से व्यापार करने व चाय के व्यापार करने के लिए उसे छूट दी गई। ठीक है ना। तो पहला कारण तो ये था, और दूसरा कारण ये था कि जब व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया तब ब्रिटेन की जो पूरी प्रजा थी उसको पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक है, अब सब लोग भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे औद्योगिक क्रांति को विस्तार मिल गया। क्या हो गया, इससे क्या हो गया, औद्योगिक क्रांति को विस्तार मिल गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन में हो चुकी थी उससे जो है औद्योगिक क्रांति को विस्तार मिल गया। और भारत क्या हुआ, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। भारत में क्या हो गया, जब सबने व्यापार करना शुरू कर दिया तो भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। ठीक है, क्या हो गया, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। ठीक है, भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया। तो इस बात को याद रखिए कि जो अनुद्योगीकरण के संदर्भ में जो दोनों कथन दिए हैं, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई, बिल्कुल सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चीन और चाय को छोड़कर। यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया, तो यह भी सही है। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही। अगला देखते हैं, आज का हमारा 7वां प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए ये प्रश्न कम से कम कई हजार बार पूछा जा चुका है कि अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो अध्यक्ष था वो किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए विट्ठल भाई पटेल। ठीक है ना, विट्ठल भाई पटेल को अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था, और यह प्रश्न कई हजार बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है। ठीक है, आ जाते हैं 8वें प्रश्न में। आज का 8वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है शंकरन नायर, और ऑप्शन डी है जमुना लाल बजाज। तो किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था, और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार यह पूछा जा चुका अब तक। ठीक है, तो देखिए शंकरन नायर, सी ऑप्शन सही है। शंकरन नायर ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब आप हमें बताइए जलियांवाला बाग, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, आप सर्च करके इसका आंसर हमें बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है कि आप इसे सर्च करेंगे तो इसके बारे में और बेहतर जान पाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसके विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने, इन्हें याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। 9वां प्रश्न देखते हैं, रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। आपको बताना है कि रौलट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और ऑप्शन डी है लॉर्ड मिंटो। तो आपको बताना है कि रौलट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए रौलट एक्ट जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है ना, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रौलट एक्ट पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो कार्यकाल था वो क्या था, 1916 से लेकर के 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल था, और इसी के समय में रौलट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है ना। बाकी रौलट एक्ट को आप जानते हैं कि
इसे जो है बिना वकील बिना दलील कानून कहा गया। बिना वकील बिना दलील कानून कहा गया, ठीक है ना। इसके द्वारा जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था बिना कोई कारण बताए, ठीक है ना। तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहां पे अपने दो नेताओं को छुड़ाने के लिए वहां आए थे, ठीक है। दो नेता कौन कौन से थे जो वहां जिनको छुड़ाने के लिए जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए थे? एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। इन्हीं को छुड़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी जलियांवाला बाग में, ठीक है। और उसी पर जो है जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, ठीक। तो देखिए जो रॉलेट एक्ट है यह किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। 1916 से 1921 इसका कार्यकाल था, ठीक है ना। बिना वकील और बिना दलील कानून के नाम से रॉलेट एक्ट को ही जाना जाता है, ठीक है। चलिए आज का 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन ए है स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी है इंदुलाल याग्निक, ऑप्शन सी है एन रंगा और ऑप्शन डी है पीसी जोशी। तो आपको बताना है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद ने, ठीक है ना। विकल्प ए सही है, स्वामी सहजानंद ने। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में जान लेते हैं। देखिए अप्रैल 1936 में, ठीक है, 1936 में लखनऊ में, कहा? लखनऊ में, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कहां पे, तो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की गई। किसकी? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1936 में लखनऊ में, ठीक है ना। किसान कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसी का नाम बदलकर आगे चलकर इसी का नाम बदल दिया, इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, ठीक है ना। अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, ठीक है ना। किसान सभा कर दिया गया, इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया तो इसके पहला सत्र कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ, अप्रैल 1936 में हुआ, ठीक है ना। तो पहले सत्र की अध्यक्षता किया स्वामी सहजानंद ने। अब एक मजे की बात बताऊं, स्वामी सहजानंद ने बिहार किसान सभा की स्थापना भी की थी। याद रखिएगा बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो यह थे स्वामी सहजानंद, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्वामी सहजानंद इसके संस्थापक थे और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 1929 में सोनपुर मेले में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? बिहार किसान सभा की, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी सोनपुर मेले में 1929 में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस जो अखिल भारतीय किसान सभा के रूप में स्थापित हुआ, इसके पहले सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने किया था। और देखिए ये एन रंगा दिया है ना, ये एनजी रंगा है। एनजी रंगा महोदय ने, एनजी रंगा जो है यह जो है आंध्र प्रदेश में, मतलब दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलनों के अगुआ थे, ठीक है ना। क्या थे? किसान आंदोलनों के अगुआ। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया, तो एनजी रंगा महोदय ने, ठीक है ना। किसान आंदोलनों के अगुआ थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो उन्हें जो है अखिल भारतीय किसान सभा का महासचिव नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया? महासचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ अखिल भारतीय किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा के दूसरे सत्र की अध्यक्षता, दूसरे सत्र की अध्यक्षता किसने की? यह बात महत्वपूर्ण है। तो दूसरे सत्र की अध्यक्षता किया एनजी रंगा महोदय ने, याद रखिएगा, ठीक है। पहले सत्र में ये महासचिव थे और दूसरे सत्र की इन्होंने अध्यक्षता की। और दूसरा सत्र हुआ कहां था? यह कांग्रेस के अधिवेशन के साथ फैजपुर में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा,
ठीक है ना। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो दूसरा सत्र हुआ वह फैजपुर में कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही संपन्न हुआ और उसकी अध्यक्षता एनजी रंगा महोदय ने किया था, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं अभी इसको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 11वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था। आपको बताना है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है एनजी रंगा, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद ने। तो बताइए महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था। तो देखिए एनजी रंगा महोदय ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, ठीक है ना। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम इसमें दिया है ऑप्शन में। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कब मिली, चंपारण सत्याग्रह के दौरान मिली। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी और चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था, यह भी जानना जरूरी है। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, ठीक है ना। कब हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। और यह महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक बड़ा सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है। क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य था कि नील की खेती करने वाले जो तिनकठिया पद्धति, एक शब्द आता है तिनकठिया पद्धति, ठीक है ना। या कभी कभी पूछ लेता है कि तिनकठिया पद्धति में जमीन के कितने हिस्से पर खेती, नील की खेती करना अनिवार्य था। तो तिनकठिया पद्धति में 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। नील की खेती करना अनिवार्य था किसानों के लिए, ठीक है ना, अनिवार्य था। लेकिन क्या हुआ, जब जर्मनी ने डाई का आविष्कार कर दिया तो उसके बाद नील की डिमांड कम हो गई और जो ये थे अंग्रेज थे, ये नील की खेती जबरदस्ती कराते थे और पहले ही उनको पेशगी दे देते थे किसानों को और बाद में उनका पैसा फंसा देते थे, पैसा समय से नहीं देते थे और अन्य चीजें अगर वह किसान अपनी खेती पर करना चाहे तो वो नहीं कर पाता था। इसी के विरोध में जो है महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में चंपारण बुलाया किसने था, तो यह राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था और यहीं राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मुलाकात की थी और उन्हें जो है चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिया था और कहा था कि आप वहां आइए और किसानों की समस्याओं को सुलझाइए। तो उन्हीं के निमंत्रण पे महात्मा गांधी जो है चंपारण गए थे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित एक विशेष चर्चा करेंगे। गांधी जी के जितने आंदोलन है उनसे रिलेटेड हम एक वीडियो बनाएंगे स्पेसिफिक, जिसमें सारे महत्वपूर्ण आंदोलनों को शामिल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। आज का 12वां प्रश्न है, राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपको बताना है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ, ऑप्शन सी है राम मोहन राय और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो आपको बताना है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब देखिए ये जो प्रश्न है कि राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे, कुछ इतिहासकार राम मोहन राय को मानते हैं जबकि कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जहां से हमने यह प्रश्न उठाया है वहां लोक सेवा आयोग ने इसे राम मोहन राय माना है, ठीक है ना। तो अभी हम राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय के रूप में राम मोहन राय को मानेंगे, ठीक है ना। और राम मोहन राय की खास बात ये थी, किस प्रकार इन्होंने राजनैतिक सुधारों की वकालत की। उन्होंने जो है मानव अधिकारों की चर्चा की, ठीक है, मानव अधिकारों को लेकर के, साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर, ठीक है, आदि क्षेत्रों में इन्होंने कई लेख लिखे, कई निबंध लिखे। साथ ही आप जानते हैं कि इन्होंने सती प्रथा को समाप्त कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो यह भी मानव अधिकारों से ही संबंधित है, सती प्रथा, ठीक है ना। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले जो पहले भारतीय थे तो वह थे राम मोहन राय और इन्हें क्या कहा जाता है, आधुनिक भारत के
पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पुनर्जागरण का पिता इन्हें कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने ही नेतृत्व किया था। तो राम मोहन राय राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आज का 13वां प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वो कौन थे? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है अबुल कलाम आजाद और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। देखिए 1938 ईस्वी में 1938 में, ठीक है, गुजरात में सूरत के हरिपुरा कहाँ स्थित है? हरिपुरा गुजरात में स्थित है, ठीक है ना। तो गुजरात में हरिपुरा स्थित है। 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1938 में हुआ था। तो ये सब बातों को याद रखिएगा। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की और वहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने, चूंकि अध्यक्ष, देखिए प्रश्न में क्या पूछा, अध्यक्षीय संबोधन में, तो जब अध्यक्ष थे तो वहीं पर इन्होंने अध्यक्षता करते हुए कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। किसकी? रोमन लिपि आप जानते हैं कैसे होते हैं रोमन लिपि? ये जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये है रोमन लिपि, ठीक है ना। रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, ठीक है ना। लागू करने की वकालत की थी, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की वह कौन थे? वह थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। आ जाते हैं 14वें प्रश्न में। 14वां प्रश्न आज का है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए है इकबाल ने, ऑप्शन बी है एम.के. गांधी ने, ऑप्शन सी है भगत सिंह ने और ऑप्शन डी है एस.सी. बोस ने, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। तो बताइए इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? जल्दी से अपना आंसर दीजिए। देखिए वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था ना, ये लिखा किसने था? यह लिखा था मौलवी हसरत मोहानी ने। किसने लिखा था? मौलवी हसरत मोहानी ने लिखा था, ठीक है ना, हसरत मोहानी ने। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपसे कभी यह प्रश्न पूछा जाए कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा वास्तव में लिखा किसने था, तो इसे लिखा था मौलवी हसरत मोहानी ने, ठीक है ना। इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए लिखा तो मौलवी हसरत मोहानी ने था, लेकिन इसे लोकप्रिय किसने बनाया? तो सरदार भगत सिंह ने, ठीक है ना। किसने लोकप्रिय बनाया? सरदार भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया, ठीक है ना। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा मौलवी हसरत मोहानी ने, जबकि इसे मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह फैलाने का काम, जो लोकप्रिय बनाने का काम हो, किसने किया? सरदार भगत सिंह ने किया। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट आप लिख सकते हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज का 15वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? आपको बताना है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है अरविंद घोष ने, ऑप्शन बी है कृष्ण कुमार मित्र ने, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष ने और ऑप्शन डी है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। तो आपको बताना है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? जल्दी से अपने आंसर बताएं। तो देखिए एक बंगाली भाषा की एक पत्रिका थी, इसे बांग्ला भाषा कहते हैं। बांग्ला भाषा की एक पत्रिका थी, ठीक है ना। बांग्ला भाषा की एक पत्रिका थी। उसका क्या नाम था? उसका नाम था संजीवनी, ठीक है। संजीवनी नाम की एक पत्रिका थी, ठीक है, बांग्ला भाषा की। और इस संजीवनी पत्रिका के जो संपादक थे वो कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। क्या थे? संपादक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। इस बात को याद रखिएगा,
कृष्ण कुमार मित्र इसके संपादक थे। ठीक है ना। तो बांग्ला भाषा की पत्रिका संजीवनी थी, उसके संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र। ठीक है। इन्होंने अपनी पत्रिका में ही, इसी संजीवनी पत्रिका में 13 जुलाई 1905, तिथि याद रखिएगा क्योंकि यह समय लोक सेवा आयोग जो है डिस्टर्ब हो गया है, वो तिथियों पे ज्यादा ध्यान देता है, तो हो सकता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भी उसका अनुकरण कर ले। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 13 जुलाई 1905 का एक अंक प्रकाशित होता है संजीवनी का, और उसी में कृष्ण कुमार मित्र यह कहते हैं, सुझाव देते हैं कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव दिया। किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। ठीक है ना। बहिष्कार करने का सुझाव दिया किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। ठीक है ना। 13 जुलाई 1905 के अपने संजीवनी पत्रिका के अंक में। ठीक है ना। अगर दो वाक्यों में इस प्रश्न को पूछेगा कि किस पत्रिका में दिया और किसने दिया, तो दोनों के आंसर आपके पास है। बी ऑप्शन सही है। कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी, जो बांग्ला भाषा में प्रकाशित होती थी, उसी में उन्होंने सबसे पहले ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 15 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा हूँ, इसलिए आपको वीडियो लगातार समय पे नहीं मिल पा रही है, लेकिन जल्द ही आपको समय से वीडियो मिलने लगेगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।